है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, यहाँ पर आपकी थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है उसका तीसरा चैप्टर चल ही रहा है। तो आज इसके जो तीसरा चैप्टर है उसके बचे हुए टॉपिक कुछ कवर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है चाल उच्चावचन गुणांक, ठीक है। ये होता क्या है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है, इसी के ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। तो ये क्या होता है, एक चक्र में चाल के अधिकतम उच्चावचन मतलब n-n2 एवं औसत चाल n1 प्लस n2 बटे 2 के अनुपात को गति उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। गति उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। तो c बराबर क्या होगा, गति में अधिकतम उच्चावचन और अपॉन औसत गति, ठीक है। c बराबर क्या होगा, n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है ये जो मान है n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये हो जाता है पूरा टोटल n का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, ये n1 माइनस n2 अपॉन n, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक ये होगा आपका ऊर्जा उच्चावचन गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा में पूछा गया है और यहाँ क्या था, गति में। तो गति में क्या है, स्पीड मतलब n से प्रदर्शित करते हैं, n rpm, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, n लगी होगी तो नीचे क्या हो जाएगा, ई से प्रदर्शित करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऊर्जा के अधिकतम उच्चावचन एवं कार्य प्रति चक्र के अनुपात को ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। इस प्रकार यदि ऊर्जा उच्चावचन गुणांक ई है, स्मॉल ई, ठीक है ना। स्मॉल ई का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल ई बराबर ऊर्जा में अधिकतम उच्चावचन अपॉन कार्य प्रति चक्र साइकिल, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई स्मॉल ई बराबर ई1 कैपिटल ई1 माइनस कैपिटल ई2 अपॉन कार्य प्रति चक्र, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले कितने हो चुके हैं, 3, जो पिछली वीडियो में भी था एक फॉर्मूला, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरेटिकल है और ये पूछा ही जाता है आपका अक्सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, गति पाल पहिया जो आपका फ्लाई व्हील होता है वो होता क्या है, फ्लाई व्हील जैसा कि बहुत सारे मशीनों में लगा होता है, ठीक है ना। तो इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि लेथ मशीन में भी फ्लाई व्हील लगा होता है, ठीक है। और बहुत सारी मशीनों में भी फ्लाई व्हील लगा होता है। तो हम जानते हैं कि पश्चाग्र इंजन का प्रत्येक चक्र 2 या 2 से अधिक स्ट्रोक से, मतलब रेसिप्रोकेटिंग का जो इंजन होता है उसकी जो साइकिल होती है 2 या 2 से अधिक स्ट्रोक में मिलकर बनता है। क्योंकि आपने इंजन पढ़े होंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन थर्मल में, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है ना, कोई सी वीडियो लाकर। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो इंजन है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक से अधिक स्ट्रोक से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक स्ट्रोक में ऊर्जा का मान समान नहीं होता है प्रत्येक स्ट्रोक में, ठीक है। 4 स्ट्रोक व 2 स्ट्रोक इंजन में केवल एक ही पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, ठीक। और 2 स्ट्रोक में होता है केवल, ठीक है ना, इसमें भी होता है, जिससे इंजन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शेष स्ट्रोकों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा देनी होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखो स्ट्रोक कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 स्ट्रोक होती हैं, मतलब 2 स्ट्रोक में हमें, इसमें क्या होती है, पहले स्ट्रोक में आपको अलग प्रोसेस करने होते हैं, ठीक है ना। मैं जब आपको इंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक, तो वहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल बात करते हैं हम गतिपाल पहिए की। जो आपका फ्लाई व्हील है उसका वर्क क्या होता है, जो आपका पहले स्ट्रोक में क्या होता है, आपको ऊर्जा मिली होती है, सॉरी थर्ड स्ट्रोक में, ठीक है ना। और तो उसमें क्या होता है, इस वाले में बात कर रहा हूँ मैं 4 स्ट्रोक की, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रोक में आपको एनर्जी मिलेगी, बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं उसमें आपको क्या होगा, आपको एनर्जी देनी होगी। तो एनर्जी देगा कौन, उसमें देगा एनर्जी आपका फ्लाई व्हील, ठीक है ना। वो फ्लाई व्हील क्या है, स्टोर करके रखता है एनर्जी को। तो ऊर्जा का मान समान ना होने के कारण इंजन द्वारा उत्पन्न घुमाव गुण का मान समान नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद है ऊर्जा उतार चढ़ाव वाला होता है, जिसके कारण इंजन की गति भी जो निरंतर असमान बनी रहती है। इन उतार चढ़ावों को कम करने के लिए ही आपका फ्लाई व्हील का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्लाई व्हील, मतलब प्रकार। इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका डिस्क टाइप और एक होता है रिम टाइप। तो डिस्क टाइप में क्या होता है, इस प्रकार का जो फ्लाई व्हील है एक चकती के आकार का होता है,
जिससे क्रैंकशाफ्ट पर लगाने के लिए केंद्र पर छिद्र व कुंजी मार्ग बना होता है। इसका आकार रिम के आकार के गतिपालक से अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका प्रयोग प्रायः छोटी मशीनों में होता है, ठीक है। और जो रिम टाइप है उसमें क्या होता है, ये बाहरी ब्याज का बना होता है, ठीक है। एक बाहरी इस पर एक रिम लगा होता है जिससे भुजाओं द्वारा हब से जोड़ा जाता है। गतिपालक पहिए के हब के केंद्र पर शाफ्ट में लगने के लिए छिद्र व कुंजी मार्ग का प्रबंध होता है। तो उसको आपको कहना है रिम टाइप, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा रिम टाइप। ये देखो यहाँ पर ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होता है हब, ये आपका होता है घेरा, ठीक है। ये आपकी हो जाती हैं इसकी फ्लाईव्हील की भुजाएं, ठीक है। तो आपका इस टाइप से आपको डायग्राम बना कर आना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रैंक प्रयास आरेख या घुमाव घूर्ण आरेख से ऊर्जा में उतार चढ़ाव ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्रैंक प्रयास आरेख, ठीक है, या टर्निंग मोमेंट डायग्राम से ऊर्जा का उतार चढ़ाव ज्ञात करना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर पहले अच्छे से एक डायग्राम देखो। यहाँ पर 0 पर है वो, ठीक है। फिर ऐसे होती हुई ऋणात्मक, ऋणात्मक से फिर यहाँ शून्य पर, फिर पॉजिटिव में घूमेगी, ठीक है। फिर ऋणात्मक, फिर शून्य पर, फिर पॉजिटिव, ये ऐसे होती हुई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका हो गया टर्निंग मोमेंट, ठीक है। तो माना किसी मल्टी सिलेंडर इंजन का क्रैंक प्रयास आरेख उपलब्ध है। ये मल्टी सिलेंडर इंजन का है, ठीक है ना, जो कि इंजन के एक पूर्ण साइकिल के लिए है, एक पूरी साइकिल के लिए आपका ये डायग्राम है। इंजन पर औसत प्रतिरोध घुमाव घूर्ण क्या है आपका, औसत प्रतिरोध घुमाव घूर्ण टर्निंग मोमेंट टी स्मॉल सफिक्स में एम है, ठीक है। माना कि टी एम के नीचे तथा ऊपर आरेख के क्षेत्रफल का मान क्रमशः A1, ठीक है, यहाँ पर देखो क्रमशः A1, A2, A3, A4 और A5, AC, A6 हैं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर आप इसको AC कह सकते हैं, ठीक है ना, AC है। अब B पर ऊर्जा निकालनी है हमें, पॉइंट इस पर B पर, तो यहाँ पर एनर्जी E से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी होगी आपकी EB, ठीक है, यहाँ पर होगी आपकी EB। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर C पर, तो कितनी होगी, एक तो आपकी EB हो गई, प्लस यहाँ से जो क्षेत्रफल है ये कितना A, ठीक है, EB प्लस A प्लस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर डी पर, तो डी पर कितना होगा, ठीक है, डी पर कितना होगा, यहाँ पर डी पर होगा आपका EV। देखो एक तो यहाँ पर EV है प्लस A1, अब यहाँ पर माइनस A2, ये जो है ऋणात्मक है तो इसको क्या कर देंगे माइनस A2, क्लियर। अब बात करते हैं ई पर क्या होगा, पहले तो EV चल रही है आपकी, प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 आ जाएगा। ये आपकी एनर्जी यहाँ तक होगी ई पर ऊर्जा, ठीक है। अब बात करते हैं एफ पर ऊर्जा कितनी होगी, देखो एफ पर कितनी होगी, देखो यहाँ पर EV प्लस A2 माइनस A2 और प्लस A3 माइनस A4, ठीक है। यहाँ पर एफ पर इतनी ऊर्जा होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जी पर कितनी ऊर्जा होगी, देखो यहाँ पर EV है प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 और माइनस A4 प्लस A5, यहाँ पर जी पर इतनी ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बी पर ऊर्जा, तो बी पर ऊर्जा कितनी होगी, देखो बी पर आपकी ऊर्जा होगी EV ही, देखो आप कर देखना EV प्लस A2, ठीक है, माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 A5 AC, ठीक है। और यहाँ पर आ चुके हम बी पर, यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे ई का जो मान है एनर्जी कितनी होगी बी पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने EV माना तो यहाँ पर भी कितनी होगी बी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका उतार चढ़ाव ज्ञात कर सकते हैं एनर्जी में, ठीक है ना। ओके, ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बताया, आपको लिख कर आना है जिस प्रकार से यहाँ पर देखो अच्छे से लिखी हुई है ये सभी एनर्जी। बी पर कितनी ऊर्जा है EV, सी पर कितनी ऊर्जा है EB प्लस A, डी पर आपकी होगी EV प्लस A माइनस A2, ठीक है ना। उसके बाद ई पर आ जाती है, उसके बाद आपकी एफ पर निकालनी होगी आपको, उसके बाद जी पर, उसके बाद पी पर। और ये जो डायग्राम है वो आपको ध्यान रखना है कि ये एक मल्टी सिलेंडर इंजन का क्रैंक प्रयास आरेख या टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, जिसकी सहायता से आपको एनर्जी उतार चढ़ाव ज्ञात करना है। ओके, क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्लाईव्हील का भार की बात करते हैं। आपका फ्लाईव्हील का भार कैसे निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, तो माना आई जड़त्व वाला गति पालक पहिया जिसका ओमेगा वेग से गतिमान हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका E बराबर हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर आई जड़त्व आघूर्ण की मदद से वो घूम रहा है और ओमेगा वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा E बराबर हाफ आई ओमेगा²। m क्या है यहाँ पर फ्लाईव्हील का मास है, n1 क्या है इंजन के एक चक्कर में पहिए की अधिकतम गति है, n2 क्या है इंजन के एक चक्कर में
पहिए की न्यूनतम गति है, ठीक है, क्लियर। कि क्या है यहाँ पर गतिपाल पहिए की जो विभूर्ण त्रिज्या है, ठीक है ना, विभूर्ण त्रिज्या की है, या घूर्णन त्रिज्या कह सकते हो या विभूर्ण त्रिज्या कह सकते हो। अब हम बात करते हैं एन पर, ये वाली N1 N2, ठीक है। तो क्योंकि चक्कर यहाँ पर क्या है, इंजन के एक चक्कर में, इंजन के यहाँ पर एक चक्कर में अधिकतम गति है ये, और ये न्यूनतम गति है, ठीक है ना। न्यूनतम गति पर एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, E1 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना होता है, 2πN1/60, ठीक है। N1 हो जाएगा N की जगह, और इसका कर देंगे वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर भी E2 का निकालेंगे तो हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 1/2 आई, ठीक है। और ओमेगा का मान कितना है यहाँ पर, N2 रख देंगे यहाँ पर N के स्थान पर, ठीक है। इसका भी वर्क कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है वेट, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। डेल एल बराबर क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी में से सेकंड एनर्जी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, EF, ठीक है, बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, E1 का मान ये है, E2 का मान ये है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ कॉमन है, ये, ठीक है। 2π/60 भी कॉमन है, तो ये आपने कॉमन ले लिया। भीतर क्या बचा, N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 60 कितने होंगे, 3600, ठीक है, आपस में। अब 2 से ये 3600 काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1800। और यहाँ पर देखो N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, तो इन दोनों के क्या कर देंगे, A+B का फॉर्मूला N1 + N2 × N1 - N2। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आगे क्या करना है, देखो इसको यहाँ पर 9 दूनी 18 इतना कर सकते हैं, इसको 900 लिख दिया, इसको 2, ठीक है, समझ में आ गया। π² 900 × औसत गति, ये क्या होती है आपकी औसत गति, पीछे पढ़ी है हमने, जिसको हम पूरा टोटल n मानते थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गति में परिवर्तन, ठीक है, N1 - N2। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्या है, गति में परिवर्तन, ये औसत गति। तो आपका ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, डेल एल का मान, ठीक है, डेल ई बराबर। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये परीक्षा में जरूर आता है, ठीक है। जायरोस्कोप क्या होता है, तो जायरोस्कोप आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल बता कर आना है, लिख कर आना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा क्या है कि साधारणतः जायरोस्कोप एक पिंड है, ठीक है, क्या है, एक पिंड है जो एक अक्ष पर स्पिन अथवा घूमते हुए बलों के प्रभाव में अन्य किसी भी दशा में गति करने को स्वतंत्र रहता है। कहने का मतलब क्या है, वह एक क्या है, पिंड है आपका, ठीक है, जो कि एक अक्ष पर स्पिन या घूमते हुए बलों के प्रभाव में अन्य किसी भी दिशा में गति करने को, किसी भी दिशा में, ठीक है ना, गति करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्पष्टतः जायरोस्कोप एक ऐसा स्पिन पहिया मास है जो सार्वत्रिक प्रकार से इस भांति माउंट किया गया है कि केवल अपना गुरुत्व केंद्र स्थिर स्थिति में रखते हुए किसी भी दिशा में घूम सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इसके अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ दो वक्र गति भी करता है, ये चीज़ लिखनी है। और इसका यूज भी आता है कि जायरोस्कोप है क्या, इसका प्रयोग भी बताइए। सरलतम जायरोस्कोप एक घूमता हुआ लट्टू है जो कि घूमने के साथ साथ वक्रीय गति भी करता है, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक डायग्राम है जायरोस्कोप का ही। नीचे क्या होता है, इसका फ्रेम होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये इसका क्या है, आधार है, इसका ये क्या है, फ्रेम है, चिमटा कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक बोल्ट सा लगा होता है, ठीक है, और ये दोनों नट होते हैं, ये कसे हुए होते हैं, एक ये A, B और C 3 आपकी रिंग होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एक जायरोस्कोप। तो यहाँ पर किसी भी मोड़ पर गति के अंतर्गत, किसी भी मोड़ पर गति के अंतर्गत रेल इंजन, ठीक है, तथा ट्रक के पहिए, कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, स्कूटर, वायुयान में जायरोस्कोप के सिद्धांत का उपयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं मोटरसाइकिल, कार जहाँ पर भी मुड़ाते हैं तो वहाँ पर जो सिद्धांत लगता है वो होता है जायरोस्कोप का सिद्धांत, ठीक है। क्लियर, नाउ समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पर क्या, कहाँ यूज करते हैं इसका, जैसा कि चित्र में जायरोस्कोप का एक नमूना प्रदर्शित है, क्या है आपका नमूना, इसमें दो रिंग ए बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं। एक पहिया जो सी है, ये जो आपका सी है ये एक पहिया है, ठीक है, जो कि एक्सल सहित लगा हुआ है, ये एक्सल सहित ही लगा होता है। एक्सल तथा रिंग बी, जो आपका रिंग बी है
बेयरिंग पर जो आपका बेयरिंग होगा वो क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, रिंगों सहित पूर्ण असेंबली फ्रेम की क्षैतिज बेयरिंग पर टिका होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर इतना चीज़ आपको लिख कर आना है, डायग्राम बनाकर आना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और आप इसको किसी भी साल का, ठीक है, पेपर उठाकर देखना, आपको 2-4 पेपर में जरूर मिलेगा ये। ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो पहिया वाहन पर जायरोस्कोपिक प्रभाव एवं स्थिरता। ठीक है, दो पहिया वाहन पर क्या होगा, जायरोस्कोपिक प्रभाव एवं स्थिरता। तो यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम है, देखो डायग्राम को देखो पहले अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक ये क्या है, सड़क। ठीक है, यहाँ पर आपकी रेल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक आपका इंजन हो गया। ठीक है, ये आपका अगला पहिया हो गया, ये आपका पिछला पहिया। कहने का मतलब है आप मोटरसाइकिल को लेकर जा रहे हो, बीच में क्या होता है, इंजन होता है, उससे पीछे क्या होता है, पिछला पहिया होता है, आगे क्या होता है, अगला पहिया होता है। ये क्या है, आपका मोड़ है। ठीक है, ये आपका मोड़ है, आगे भी मोड़ है। ठीक है, तो आपने जैसे ही यहाँ पर मोटरसाइकिल या कार को जैसे ही यहाँ पर मोड़ा, ठीक है, टर्न किया इधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सिद्धांत लगेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका जायरोस्कोपिक। ठीक है, सिद्धांत। अब यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्रभाव निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका वाहन का मास है या सवार का, वो आपका एम हो गया स्मॉल। ठीक है, एच क्या हो गया, वाहन तथा सवार के लिए गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई, जो भी उसकी वाहन की गुरुत्व केंद्र है उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। आर ओमेगा पहियों की त्रिज्या हो गई, और कैपिटल आर हो गई आपकी मार्ग के घुमाव की त्रिज्या, जो भी आपकी मार्ग का घुमाव है उसकी क्या हो गई, कैपिटल आर त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया। आई ओमेगा क्या हो गया, प्रत्येक पहिए का द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण, जो भी पहिया है, ये वाला पहिया और ये वाला, तो दोनों पहिए का ये क्या हो गया, आई ओमेगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ओमेगा डब्लू या ओमेगा ई क्रमशः पहियों तथा इंजन का कोणीय वेग है। ठीक है, जी बराबर एक फॉर्मूला है। ठीक है, जी बराबर आपका एक फॉर्मूला है गियर अनुपात का। ठीक है, ये नोट करना है आपको, डब्ल्यू ई अपॉन ओमेगा डब्ल्यू गियर अनुपात का। ठीक है, थीटा क्या है आपका, हिल कोण है। सबसे पहले रिएक्टिव जायरोस्कोप वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर देखो, v बराबर आर ओमेगा आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, वहीं से यहाँ पर ये रखा है, v बराबर क्या है, आर ओमेगा, तो v की वैल्यू यहाँ पर हमने लगी ओमेगा डब्ल्यू। ठीक है, ओमेगा डब्ल्यू बराबर v। ठीक है, यहाँ पर जो आपका w है ये वाला, ये इधर ले आए और यहाँ पर v इधर ले गए, तो v की वैल्यू आर ओमेगा। ठीक है, v बराबर आर ओमेगा। क्लियर, समझ में आ गया। दोबारा अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ओमेगा ई बराबर क्या होगा, देखो ओमेगा ई बराबर होगा, देखो यहाँ से ओमेगा ई बराबर डब्लू और ये वाला इस दोनों की मल्टीप्लाई, ये आ चुका है। अब डब्लू ओमेगा डब्लू का मान कितना है यहाँ पर, ये वी अपॉन आर ओमेगा। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर हमने ये वाला मान यहाँ रख दिया। क्लियर। अब सो गाइज यहाँ पर हमें निकालना होगा कुल कोणीय संवेग। संवेग का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 आई ओमेगा इंटू डब्ल्यू प्लस माइनस आई ई इंटू डब्ल्यू वी। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 2 इंटू आई ओमेगा, ओमेगा डब्ल्यू का मान वी अपॉन आर डब्ल्यू पीछे रखा है, प्लस माइनस आई ई इंटू डब्ल्यू ई का जो मान निकला है वो कितना निकला है, जी इंटू वी अपॉन आर, ये रखा। उसमें से क्या किया हमने, वी अपॉन आर ओमेगा कॉमन लिया, तो ये आपका भीतर बचेगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोणीय संवेग आई इंटू ओमेगा। ठीक, अब आपका निकालना है जायरोस्कोपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या करना है आपको, आई ओमेगा इंटू कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू पी। ठीक है, ठीक। उसके बाद वी अपॉन आर ओमेगा। ठीक, इसी प्रकार से ये जो मान निकला है आई ओमेगा का, ये यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू पी आई ओमेगा। ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक रख दिया। ठीक है, कॉस थीटा इंटू वी अपॉन आर रखना है ये। ठीक है, ये अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे रखा है। ठीक, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर साथ में रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, देखो ये वाला। ठीक, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये है आपकी एक्स दिशा, ये आपकी वाई दिशा, ये आपकी जेड दिशा। तो यहाँ से आपका एक कोण बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है थीटा। ठीक, अब यहाँ से जो वाई दिशा जा रही है आपकी, ठीक है, वाई दिशा, अब यहाँ पर एक्स दिशा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो मूवमेंट कर रहा है वो है ओमेगा पी। ठीक है, ओमेगा पी था वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आई ओमेगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, आई ओमेगा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब इनको तोड़ोगे तो यहाँ पर होगा कितना, आई ओमेगा कॉस थीटा। ओके,
अब सो गाइस ये जो डायग्राम है, ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, शायद 2018 में ये आया था, ठीक है। इसको ये एक बार अच्छे से देख लो। ये एक आपका डायग्राम है, ये टर्निंग मोमेंट है। ये जो है आपका टी मीन जो लिखी है, टी औसत है, ठीक है, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है ये, ठीक, टी मीन है, यहाँ पर भी औसत है, ठीक है। ये हाईएस्ट मोमेंट है, ठीक है, टर्निंग, और ये पॉजिटिव लूप बन रहा है आपका, पॉजिटिव लूप, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, किसी इंजन के विभिन्न क्रैंक की स्थिति के लिए, ठीक है, किसी भी इंजन के विभिन्न क्रैंक की स्थिति के लिए टर्निंग मोमेंट के लिए खींचा गया ग्राफ टर्निंग मोमेंट आरेख कहलाता है। क्लियर। हम जानते हैं कि 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन का एक क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्करों में 4 पाई पूरा होता है, ठीक। तो इससे पहले आपने थर्मल में जरूर पढ़े होंगे 4 स्ट्रोक इंजन, तो उसमें क्या होता है, 2 चक्करों में 4 पाई पूरा चक्कर होता है, ठीक है, 4 पाई तक, यहाँ से यहाँ तक 0 पाई, ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। पाई तक क्या होता है, सक्शन होता है, और 2 पाई तक क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है। उसके बाद आपको पावर मिलती है 2 पाई से 3 पाई के बीच में, जिसे कहते हैं वर्किंग भी कह सकते हो आप। उसके बाद जो गैस बाहर निकलती हैं 3 पाई से 4 पाई के बीच में आपकी एग्जॉस्ट होती हैं, मतलब गैस एग्जॉस्ट होती हैं, ठीक। तथा एक बार शक्ति प्राप्त होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो शक्ति कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होती है, वर्किंग के अंदर, ठीक। चित्रानुसार क्रैंक घुमाव 0 से 180 तक घुमाव टर्निंग सक्शन में ऋणात्मक होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 180 तक टर्निंग मोमेंट यहाँ से ऋणात्मक होता है तथा पुनः शून्य हो जाता है, ठीक है, ऋणात्मक होता हुआ पुनः क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्लियर। क्रैंक 180 से 360 तक कंप्रेशन में ऋणात्मक होता हुआ पुनः शून्य हो जाता है। अगले चक्कर में घुमाव गुण 360 से 540 तक, शक्ति स्ट्रोक में घुमाव गुण का मान शून्य से, यहाँ पर देखो, शून्य से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अधिकतम होकर फिर घटते हुए, यहाँ पर अधिकतम हुआ फिर होते हुए घटता हुआ, ठीक है, शून्य हो जाता है, यहाँ पर शून्य हो गया, ठीक है। ये आपके वर्किंग में लिखना है आपको इतना सा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, अगली स्ट्रोक, मतलब अगला स्ट्रोक तो ये है, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ठीक। चौथी स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ से चलेगा वो 540 से यहाँ तक 720 तक, तो घुमाव गुण शून्य से यहाँ से ऋणात्मक होता हुआ, ठीक है, फिर पॉजिटिव होगा, फिर शून्य पर हो जाता है। ये इतनी चीज़ थॉर्टिकल आपको लिखनी है केवल, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो नीचे यही सब चीज़ें लिखी हुई है, देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, केवल यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 0 से 180 तक घुमाव गुण टी सक्शन में ऋणात्मक होता हुआ पुनः शून्य हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 180 से 360 तक कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, उसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता हुआ फिर शून्य हो जाता है। अगले चक्कर में 360 से 540 जिसमें हमें पावर मिलती है, उसमें क्या होता है, घुमाव गुण का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर अधिकतम घटता हुआ शून्य हो जाता है। अगले स्ट्रोक में 540 में से 720 तक घुमाव गुण शून्य से ऋणात्मक होता हुआ शून्य हो जाता है। क्लियर। तो इतना बस काफ़ी आपको लिखना है, और ये चैप्टर हमारी तरफ से थॉर्टिकल से जो थ्योरी का जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यही आपके टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक से आपको परीक्षा में 1-2 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो, मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर की जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे और जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, परीक्षा में, उनको भी, और जो पूछे जा सकते हैं उनको भी आपको लेकर आऊँगा और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स को समझाऊँगा, ठीक है। सो गाइस, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा है या आपका 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा है, उन सभी को आपको वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।